हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 42 हमने चालू किया था। प्रॉब्लम नंबर 42 के अंदर में ए पॉइंट हमने कल देख लिया था लास्ट क्लास में। ईओक्यू हमने निकाला था, जम गया था ना, वो एक अलग तरीके से केस में हमको लेते हुए निकालना था। अगला वाला क्या बोला हुआ है नेक्स्ट, इसके बाद सिर्फ ईओक्यू तक के सीमित नहीं है, नहीं उसने सिर्फ ईओक्यू बोला है क्या। अगला बोला है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट प्रोक्रूटमेंट एंड डैमेज। एक मिनट। कैलकुलेट द टोटल, एक बार क्वेश्चन वापस पूरा पढ़ लेते, एक बार क्वेश्चन वापस हम रिकैप कर लेते ताकि हम सी बी और सी निकाल सके। द कंपनी यूजेज अ परचेज कंपोनेंट इन एन असेंबली, इट्स पॉलिसीज ऑफ ईक्यू प्रोक्रूटमेंट कंपोनेंट एंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज 800। ठीक है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, शायद ये काम आ सकता है बाद में अगर ईओक्यू नॉन ईओक्यू कंपोनेंट को कंपेयर करना है तो। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 15% पर एनम एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर का कॉस्ट दिया हुआ है 150 रुपये पर ऑर्डर ही होगा ऑफकोर्स, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ भी है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द टोटल कैरिंग एंड ऑर्डर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज 36,000 एंड द सप्लायर हैज ऑफर्ड 3% डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया ऑन द परचेज प्राइस इफ द रिक्वायरमेंट इज कवर्ड इन 2 परचेज ऑर्डर इन अ ईयर। अब हम नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा दे रहे होंगे, ईओक्यू क्वांटिटी के हिसाब से दे रहे होंगे। बोल रहा है आप साल भर में 2 ही ऑर्डर प्लेस करो, हम आपका पूरा का पूरा 3% डिस्काउंट में आपको दे देंगे। ठीक है, फाइंड आउट द ईओक्यू, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि ईओक्यू कैसे निकालते हैं। आई थिंक ईओक्यू कुछ 300 वगैरह कुछ आया था ना, कितना आया था ईओक्यू? हाँ, ईओक्यू 300 आया था और एडी कितना आया था 36,000, क्योंकि क्वेश्चन में एडी में मिसिंग था, क्वेश्चन में एडी में मिसिंग था। याद आया, ये लास्ट क्लास में हमने किया था। आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट प्रोक्रूटमेंट एंड स्टोरेज। क्या निकालना है आपको? टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट प्रोक्रूटमेंट एंड स्टोरेज इफ द डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड कंपेयर्ड विद द कॉस्ट विद द टोटल कॉस्ट ऑफ ईओक्यू। मतलब आपको यहाँ पे पहले तो ये निकालना है ईओक्यू नॉन ईओक्यू कंपैरिजन चार्ट बनाना है वो। व्हाट इज द डिस्काउंट, व्हाट further discount if could be negotiated for a minimizing the cost assuming that the inventory carrying cost does not vary। तो क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। तो भाई यहाँ पे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, नहीं तो होता क्या, अगर डिस्काउंट रहा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाता है ना, डिस्काउंट रहा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं करना है, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट वैरी, कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वैरी। तो हमको कैरिंग कॉस्ट चेंज करके नहीं बनाना है। आपने कैरिंग कॉस्ट चेंज करके बनाया क्या? ईओक्यू नॉन ईओक्यू का कंपैरिजन कैरिंग कॉस्ट चेंज करके बना। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या है? देख, कैरिंग कॉस्ट उसने क्या बोला हुआ है? 15%। मेरे को पता 15% कितना आता है? 15% कितना आएगा? 800 का 15% कितना आने वाला है? 800 का 15% 120। ये 120 आप ईओक्यू के लिए लोगे, ठीक है। अब अगर आप 3% का डिस्काउंट कंसिडर करते हो तो आपकी प्राइस अब 800 रहती है कि 800 माइनस 3% कितनी होती है? बोल, 800 माइनस 776। तब इस टाइम पे आप कैरिंग कॉस्ट क्या बोलोगे? 776 का 15%, ऐसा बोलोगे आप? कितना आता है 776 का 15%? 116.4। ये नहीं लेना था, यहाँ लिया हुआ ना, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी इन अकॉर्डेंस विद द डिस्काउंट पॉलिसी। तो डिस्काउंट पॉलिसी में कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती है। डिस्काउंट पॉलिसी में भी आप जाते हो तो कैरिंग कॉस्ट आपको कितना लगने वाला है? 120। ये पहली बार हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले हम कैरिंग कॉस्ट चेंज कर देते थे विथ रिस्पेक्ट टू अवर चेंज इन कॉस्ट। जैसी कॉस्ट चेंज होता था हम कैरिंग कॉस्ट चेंज कर देते थे, जैसी कॉस्ट चेंज हो जाता था हम कैरिंग कॉस्ट क्या करते थे? चेंज करते थे। बराबर है ना? हाँ या ना? यस और नो? बॉडी में गया क्या? पक्का श्योर? तो एक एक्सीडेंट पॉइंट समझा, क्वेश्चन में अलग होने की वजह से वो एक्सीडेंट पॉइंट है। हर जगह आपको ऐसा नहीं करना है, बाकी जगह आप याद करो लास्ट क्लास तक के हमने कैरिंग कॉस्ट चेंज किया था, कैरिंग कॉस्ट चेंज किया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल, स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट डज नॉट नीड टू बी चेंज, तो आप चेंज नहीं करोगे। बॉडी में गया है? थम्स अप दे दो एक बार, थम्स अप दे दो सभी लोग। चल, और तेजस तेरे पास 3 से 4 दिन का टाइम है, पुराने लेक्चर मेरे को देख के खत्म करके होना।
पॉइंट नंबर डी, तो अब आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर डी में आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन या कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑन ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू क्वांटिटी, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू क्वांटिटी। याद है ना कैसा चार्ट बनता था, यहाँ पहले हम ईओक्यू लिखते थे, यहाँ लिखते थे नॉन ईओक्यू। डिस्काउंट के केस में तीनों चीज़ें कंपेयर होती है ना, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कंपेयर नहीं होती, डिस्काउंट के केस में परचेस कॉस्ट को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपको परचेस कॉस्ट निकालना है तो परचेस कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, एनुअल डिमांड। हाँ, एनुअल डिमांड के बाद में क्या चाहिए रहेगा, प्राइस कॉस्ट पर यूनिट, और फिर बाद में इससे क्या मिल जाएगा आपको, टोटल परचेस कॉस्ट। ठीक है, तो कैसा लोगे, एनुअल डिमांड आपने ऊपर लास्ट क्लास में ही निकाला था, 36,000 यूनिट्स का एनुअल डिमांड है। अच्छा, परचेस कॉस्ट वैसे 800 रुपये, यहाँ पे 800 रुपये है, बट नॉन ईओक्यू में कितना होने वाला है, 800 माइनस 3%, कितना होने वाला है ये 776। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, कर बेटा कितना होता है ए इंटू बी, अच्छा 2 करोड़ 88 लाख का माल हम खरीदेंगे, डिस्काउंट मिला तो हम माल कितने का खरीदेंगे, 2 करोड़ 79 लाख 36,000। ठीक है, हम जमा यहाँ तक। अब हमको क्या निकालना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो उसके लिए पहले आपको ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी ईओक्यू में आपने ऊपर लास्ट क्लास में निकाला था 300 यूनिट्स, तो ये हो गया आपका 300 यूनिट्स। रहा सवाल नॉन ईओक्यू का, नॉन ईओक्यू का क्या बोल रहा है, 2 ही ऑर्डर प्लेस कर, कितने ऑर्डर प्लेस कर, 2 ऑर्डर। तो आपको नहीं लगता आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी विल बी 36,000 डिवाइडेड बाय 2, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 18,000। समझाना ये क्या किया हमने। अब क्या है, ये डी सी नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, और उसके बाद में ई के बाद में एफ क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ऑर्डर और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएंगे, इससे क्या निकल जाएंगे आपकी, टोटल ई इंटू एफ, ई इंटू एफ। तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ए डिवाइडेड बाय डी, कितना हो जाना है 120 ऑर्डर्स, और ये दो ऑर्डर वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपने ये 2 ऑर्डर की मदद से ही तो क्वांटिटी निकाली ना। अब क्या करोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपये है, तो 150 तो कर लेंगे 120 इंटू 150, कितना आ जाएगा, ये 18,000 और ये 300, 2 ही ऑर्डर प्लेस होने वाले, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में पैसा बचा लिया आपने, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपको नहीं लगता क्या, कैरिंग कॉस्ट में ज़्यादा बढ़ गया होगा। चल एक बार देखते, कैरिंग कॉस्ट निकालना है, कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले तेरे को क्या चाहिए रहेगा, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसा निकालोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 9,000, है ना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब मेरे को बताओ, ये यहाँ पे आप 120 ले लोगे, कितना देना है आपका, 15% लेना है, तो आप क्या करोगे, इसको ये ध्यान देना रे, ये एक्सीडेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। आप क्या कर दोगे, यहाँ 800 इंटू 15% कर दोगे, 800 इंटू 15% कितना होने वाला है 120। फिर बच्चे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 776 इंटू 15% ले रहे, जो नॉर्मल केस में होना चाहिए, बट ये सही है या गलत है, ये करना है कि दैट कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी, है ना। एक्सीडेंट पॉइंट लिखो इसको, चलेगा। इसको कितना लेना है 120 गिवन इन क्वेश्चन, क्या लिखोगे, गिवन दैट, ऐसा लिख लो यहाँ पे, गिवन दैट कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी। ये आपके समझने के लिए लिखवाया मैंने, ये एग्जाम में मत लिख के आना। गिवन दैट कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी क्या होगा, जब आप 3 महीने 6 महीने बाद इसको खोल के देखोगे तो आप बोलोगे सर कभी आप चेंज करते, कभी आप चेंज नहीं करते। यहाँ चेंज न करने का कारण है बेटा ये कि क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी विथ अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है, समझा है ना, ये मैंने शुरुआत में आपको यही समझाया था।
अगला क्या हो गया उसके बाद में, एक बार आपका ये निकल गया तो अब आप क्या निकालोगे, टोटल कैरिंग कॉस्ट एच इंटू आई, कितना हो जाएगा एच इंटू आई, 18,000, हाँ बाप रे, जो भी है यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट कैसा निकालोगे, सी प्लस जी प्लस के, कितना होता है जरा टोटल मार के बताओ तो मेरे को। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 16,300 बराबर है क्या, समझा है, थम्स अप दे दो फटाफट। मैं बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, 280 नहीं, ईओ क्यू नॉन ईओ क्यू, ऑफकोर्स ईओ क्यू। यहाँ कंक्लूजन लिख देना, एक मिनट सुन, ये कंक्लूजन है आंसर बी का, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट एंड स्टोरेज इफ डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड, कंपेयर द कॉस्ट विद टोटल कॉस्ट ऑफ ईओ क्यू, तो कंपेयर कर लिया हमने। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आंसर किसका लिख रहा हूँ बेटा, अलग पेन से लिख रहा हूँ मैं, आंसर फॉर बी, बी का आंसर, ये जो बी पॉइंट है ना आपका, बी का आंसर क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसा लिखेगा, इफ डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, if discount is include क्या, if discount is accepted, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ द डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड बोला है ना, तो आंसर भी उसी वर्डिक्स में रहना चाहिए, समझ, क्वेश्चन में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा है ना, आंसर भी उस वर्डिंग में रहना चाहिए। इफ डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, कंपनी विल हैव टू सफर, हैव टू इनकर बोल सकते हो, सफर बोल सकते हो, एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ, कितना होगा बेटा एक्स्ट्रा कॉस्ट, डिफरेंस कितना है इसका, 1,80,300 बराबर है क्या, इसको अगर लिखना है तो ब्रैकेट में लिख देना, कैसा लाया, 2,90,16,300 माइनस 2,88,36,000, डाला, यस और नो, बढ़ो आगे यहाँ से। अब ये एक बार यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक एक बार हमने कर लिया, अब मेरे बताओ पूरे क्वेश्चन का आंसर आया कि ये बी पॉइंट का आंसर है, ये फक्त बी पॉइंट का आंसर है। सी पॉइंट में क्या बोला हुआ है, व्हाट फर्दर डिस्काउंट इफ शुड बी नेगोशिएटेड फॉर द मिनिमाइजिंग द कॉस्ट अज्यूमिंग दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी। एक चीज मेरे को बताओ, वो बोल रहा है कितना और डिस्काउंट करूं, कि भाई कितना और झगड़ लूं मैं उससे कि मैं डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लूं। एक सिंपल मेरे को एक चीज बताओ, हम एक्स्ट्रा कॉस्ट जो बेयर कर रहे हैं अगर वो हमको बेयर नहीं करना पड़ा तो हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लॉजिकली बताओ। ये 1,80,300 रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं ये नहीं लगे अगर मुझे, तो मैं डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि फिर दोनों ऑफर इक्विवेलेंट हो जाएंगे मेरे लिए, दोनों ऑफर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। तो मिनिमम कितना डिस्काउंट और मांगोगे आप, 1,80,300 को आप हटवा दो, बोलना 1,80,300 को आप कम करवा लो, बराबर है ना, यस और नो। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं डिस्काउंट बढ़ाऊंगा, देख थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना, ये अजम्पशन क्यों लेने लगा है उसने, ये अजम्पशन क्यों दिया है कि इन्वेंट्री कॉस्ट डज नॉट वेरी, थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना। बचपन में हमने पढ़ा है अगर आपका परचेस, आप अगर डिस्काउंट मांग रहे हो इसका मतलब आपका परचेस प्राइस चेंज होगा ना, अगर आप डिस्काउंट मांग रहे हो तो आपको नहीं लगता आपका परचेस प्राइस चेंज होगा, आराम से सोच, अगर मैं डिस्काउंट मांग रहा हूं तो मेरा परचेस प्राइस चेंज होगा। अगर मेरा कैरिंग कॉस्ट परचेस प्राइस के सेंसिटिव रहता, कैरिंग कॉस्ट परचेस प्राइस के सेंसिटिव रहता, तो आपको नहीं लगता आप वो बदलते तो ये भी बदल जाता, तो फिर वो बैलेंस 1,80,300 ही रहता कि वो भी चेंज हो जाता, वो भी चेंज हो जाता ना, रिकवरी जितनी करनी है हमको 1,80 नहीं करनी रहती वो, समझा क्या, इसलिए वाले क्वेश्चन में उसने ऐसा अजम्पशन लेने के लिए बोला है कि कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी। अब एक आधा क्वेश्चन अगर उसको एग्जाम में डिफिकल्ट करना है तो बोल सकता है ना कि कैरिंग कॉस्ट भी वेरी करेंगी, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज करेंगी, फिर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर क्या बनाना पड़ेगा आपको, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि भाई नेट ऑफ बेनिफिट लेना पड़ेगा, कि अगर कैरिंग जो भी आपका चेंज हो रहा है,
जितना भी परसेंट चेंज होगा उसके अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला परसेंटेज 15% का कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज भी एडजस्ट कर, 15% का बेनिफिट भी मिलेगा ना। अरे भाई जितना डिस्काउंट लोगे उसमें और 15% का बेनिफिट का डिस्काउंट मिलेगा ना, आएगा जब हम देखेंगे वैसा क्वेश्चन। अभी उसका दिमाग मत लगाओ। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जवाब दो। क्या कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में? कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा। अगर कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा तो आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे, और कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए? आप मेरे को सिंपल कैलकुलेट, मेरे को दिमाग बताओ, कैलकुलेट लगी मैं कर दूंगा, आप बताओ तो। ऐसा हवे में बात मत कर, 4 से 5% के बीच में ना। एडिशनल डिस्काउंट कितना मांगेंगे? 3.652। कैसे निकाल रहे हो आप, कितना कैसे निकाल रहे हो, जवाब दो। आपको ये इतना डिस्काउंट मांगना है ना आपको उनसे। ये समझा ना पहले तो, 1,80,300 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मांग लो। कैसे करोगे आप? 1,80,300 का डिस्काउंट चाहिए, किस प्राइस पे लोगे? बेस किसको बनाओगे, बोल, बेस किसको बनाओगे आप? टोटल परचेज को, बराबर है। अब टोटल परचेज में भी किसको बेस बनाओगे, 288 को कि 279 को? बेटा तेरा कैलकुलेशन जो रहने वाला है वो बेस प्राइस से होगा ना। कैलकुलेशन जो रहेगा डिस्काउंट का वो 800 से होगा कि 776 से होगा? हाँ, वो ऐसा थोड़ी करेगा ना, एक बार 3% माइनस करेगा और फिर एक बार और कुछ परसेंट माइनस करेगा, वो ऐसी हरकत करेगा कि सीधा सीधा 800 पे और इतना परसेंट डिस्काउंट ले ले, वो ये बात करेगा, ऐसा ही बोलेगा ना। अरे आप गए अगर आप गए कपड़े खरीदने गए, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 100 रुपये की चीज़ आपको 90 में दे दिया। 100 रुपये की चीज़ उसने बोर्ड लगा के रखा है कि 100 रुपये की चीज़ हम 10% डिस्काउंट में देंगे। आप बोले 10% नहीं, थोड़ा और डिस्काउंट बढ़ा। वो बोला चल ठीक है ना, तेरा ना मेरा 25% डिस्काउंट कर ले, टोटल 25% डिस्काउंट कर ले। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आपको 100 रुपये का 10 रुपया दे रहा था, अब कितना देगा वो? 100 रुपये का 25% देगा ना। ये सही तरीका है ना? कि आप ऐसा करोगे कि 10 रुपये तो उसने पहले डिस्काउंट दे के 90 पे प्राइस ला लिया और 90 का 15% निकालोगे। ये ऊपर वाला तरीका सही है कि नीचे वाला तरीका सही है? समझा ना, डिस्काउंट पे डिस्काउंट नहीं होता, टोटल डिस्काउंट एक साथ होता है। तो बेस प्राइस क्या लेने वाले हम, 288 की 279? 288। तो आपको नहीं लगता अगर मैं सीधा सीधा सिंपल भाषा में आंसर फॉर, क्या बोल रहा हूँ मैं, आंसर फॉर सी की अगर हम बात करें, यस, तो कंप्यूटेशन ऑफ फर्दर डिस्काउंट, मैं सीधा सीधा एक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ क्या? डिस्काउंट कितना चाहिए? वी वांट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 1,80,300, 1,80,300 का डिस्काउंट चाहिए। तो अगर हमको डिस्काउंट चाहिए तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मेरी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर इतना मेरे को डिस्काउंट चाहिए, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इतना एडिशनल डिस्काउंट चाहिए। एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे को क्या चाहिए? एडिशनल डिस्काउंट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल परचेज कॉस्ट, क्योंकि डिस्काउंट का कैलकुलेशन विल बी ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज, नॉट इंक्लूडिंग कैरिंग, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट से सेलर को कोई लेना देना है कि वो हमारी कॉस्ट है? वो तो परचेस कॉस्ट पे करेगा ना, हमारी परचेज उसकी सेलिंग कॉस्ट, इसका 100% निकाल लोगे तो आपको नहीं लगता एडिशनल डिस्काउंट का कॉस्ट मिल जाएगा आपको? कितना हो जाएगा ये? 1,80,300 डिवाइडेड बाय 2,88,000, 2,88,000 2,88,00,000 इंटू 100 कर तो कितना होता है बेटा? 0.62625, जो भी ले लो, 6 ले लो। तो हमें एडिशनल डिस्काउंट जो नेगोशिएट करना है वो कितना नेगोशिएट करना है? 0.262। इतना तो कम से कम चाहिए, इतना तो हमको कम से कम चाहिए, तब जाके हम आगे बात कर सकते हैं। बॉडी में समझ, बॉडी में गया है तो समझाया तो हम सब तो। पक्का श्योर, कोई डाउट यहाँ तक? अब ये मैंने टोटल पे निकाला, कई बच्चे पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, मैंने टोटल पे निकाला, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, पर यूनिट भी निकाल सकते हो। अल्टरनेटिवली आई कैन यूज पर यूनिट फॉर्मूला एज वेल।
यानी कि कैसा, देख सुन, अल्टरनेटिवली अगर मैं पर यूनिट मेथड से जाना चाहता था, पर यूनिट से मैं एक्स्ट्रा फर्दर डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहता था, तो कैसा करोगे? मेरे को एक चीज़ बता, 1,80,300 का डिस्काउंट कितने यूनिट्स पे मांग रहे हैं हम? 1,80,300 का डिस्काउंट आपको नहीं लगता हम 36,000 यूनिट पे मांग रहे हैं? हाँ या ना? तो मैं अगर पर यूनिट पे डिस्काउंट मांगता तो मैंने क्या बोला रहता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट या डिस्काउंट पर यूनिट। कितना मांगते हैं हम डिस्काउंट पर यूनिट? 1,80,300 डिवाइडेड बाय 36,000 यूनिट्स। तो पर यूनिट कितना पैसा कम करने बोल रहा हूँ मैं, कर तो 1,80,300 डिवाइडेड बाय 36, 5 कितना, 5.00 हो गया ना, तो 5 रुपये बोल दूँ चलेगा? 5 रुपये पर यूनिट प्राइस कम करने बोल रहा हूँ मैं, 5 रुपये पर यूनिट। अब इसमें ये हो गया 5 रुपये पर यूनिट, बट उसने परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो फिर कैसे निकालोगे? डिस्काउंट परसेंटेज पर यूनिट है ना, तो ये हो गया डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर आपने डिस्काउंट पर यूनिट लिया है तो कॉस्ट भी पर यूनिट लेना, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट 800 था ना, इंटू 100 कर कितना होता है ये? 2526। वो 26 इसलिए आया रहता, अगर आपने वो आगे का लिया रहता तो 26 आया। तो पर यूनिट से भी निकाल सकते हो, पर आपको नहीं लगता पर यूनिट के कंपैरिजन में टोटल वाला थोड़ा जल्दी और आसानी से निकल गया? अब हो सकता है ना कई क्वेश्चन में आपने टोटल नहीं निकाली होंगी, तो पर यूनिट का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर सी समझा क्या कैसे निकलता है उसका आंसर सी? हाँ बेटा। हाँ, यानी आपने वो बेटा क्या है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा कैरिंग कॉस्ट का, इसलिए आपका आंसर नियरर आया। आपने क्या किया है, आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे मैंने 120 रुपये ना लेते हुए 116 लिया है कैरिंग कॉस्ट, यही बोल रहे हो ना? अब वो क्या है, 4 ही रुपये का डिफरेंस था, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं आपका। 4 ही रुपये के डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, बट वो तरीका गलत है जो आपने किया है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। 4 रुपये से यानी 20-25 रुपये का अगर डिफरेंस आता तो आपका आंसर बहुत गलत ट्रैक पे चला गया रहता। अगर आप सुन देख, इसमें एक अजम्पशन ये हो सकता था कि यहाँ आप अज्यूम कर लो कि आपका डिस्काउंट का कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है, वैरी हो रहा है। यहाँ अज्यूम कर लो वैरी हो रहा है, फिर आप यहाँ अज्यूम करोगे कि वैरी नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं लगता नॉन योग का कैलकुलेशन पूरा वापस करना पड़ेगा? बट नहीं करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली बोला है कि इट विल नॉट वैरी। तो डबल कैलकुलेशन करना पड़ रहा ना आपको, समझा क्या? तो आप यहाँ से हिंट लेके इसको भी वैसा ही कर लो ना, यहाँ से हिंट लेके इसको भी वैसा कर लो, समझा? नहीं तो दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आपने दो कैलकुलेशन किए तो मैं बीइंग अ वैल्यूअर नंबर दूंगा, बट अगर आपने यहाँ पे वैरी किया और यहाँ पे उसी को बेस बना के इसको कैलकुलेट किया तो मैं नंबर नहीं दूंगा। अच्छा, उसमें कैरिंग कॉस्ट फिर ऐड कर दिए थे तो फिर वो ठीक है, उतना चल जाएगा, समझदारी की आपने फिर उतनी, तो नंबर मिलेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कॉस्टिंग में आंसर एक तरीके से ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग तरीके से आ सकता है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। और आपका आंसर भी सही हो सकता है, मेरा आंसर भी सही हो सकता है, ये देखने वाले के परसेप्शन पे है कि आपने जो, बट जो अजम्पशन, जो भी अजम्पशन आप ले रहे हो वो एग्जाम में लिख देना। आप यहाँ अजम्पशन ले लेना था दिव्या, आपने लिख देना था कि यहाँ कैरिंग कॉस्ट वैरी हो रहा है, और ये वाले आंसर के लिए कैरिंग कॉस्ट वैरी नहीं हो रहा है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते। दैट इज द रीजन आई लव कॉस्टिंग। हर एक की सोच सही है, हर एक की सोच यहाँ पर सही है, किसी की भी सोच गलत नहीं है। एक तेरा सच, एक मेरा सच, बट दोनों सच, समझा क्या? इट्स योर राइट, माय राइट, कोई रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। चल लिख लो इसको फटाफट, जल्दी फास्ट लिखना। ये हो गया कि चार्ट बना लिया क्या दीप? ये क्या एवरेज इन्वेंट्री वगैरह सब सब बना लिया? एवरेज इन्वेंट्री,
टोटल कॉस्ट, कंक्लूजन वगैरह लिख लिया है सब? कल कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन आंसर बी जो है, आंसर बी दे दो ना उसको। और फिर आंसर सी, ये आंसर सी है। नीचे का दिखा देता हूँ अल्टरनेट मेथड, पहले कंक्लूजन लिख लो ऊपर का। वो कंक्लूजन लिख के हो जाए तो बता देना। यस, हो गया है। अल्टरनेट मेथड भी लिखना है तो लिख लेना, पर यूनिट वाला। दोनों से आंसर सेम ही आता है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी अतरंगी क्वेश्चन देखेंगे आज अपन, है ना। अभी तक लास्ट क्लास तक अपन भय थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा संभल संभल के आड़े टेढ़े प्रकार के क्वेश्चंस कैटर करना है हमको। लिख लो इसको फटाफट। चलो, हो गया है क्या? चलो बढ़े क्या आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा ही अतरंगी सा हल्का सा। The company, a company manufacture product from raw material which is purchased at 80 per kg. Raw material है 80 per kg. The company incurs an handling cost. Handling cost तो समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझता है। प्लस फ्रेट, हैंडलिंग कॉस्ट 360 है, फ्रेट पर ऑर्डर। ये फ्रेट पर ऑर्डर इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ या ना? बीमारी फैला रहा कौन है रे, ये बीमारी फैलाने वाला? कोरा नालायक। अगला आगे क्या दिया हुआ है पता है? सुबेरे क्लास, सुबेरे कहाँ प्लेट है। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.25 पर केजी पर मंथ। आपको नहीं लगता दिस इज इंक्रीमेंटल? अभी लगा नहीं है, पर मंथ हम 0.25 से कैरिंग कॉस्ट बढ़ा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द फाइनेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 12 पर केजी पर एनम। तो आपको नहीं लगता ये भी कैरिंग कॉस्ट है 12 रुपये पर केजी पर एनम? देन द एनुअल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स। ये क्या होना चाहिए? ये 1 लाख है, ये ठीक है, पॉइंट नहीं है, ये 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 kg से बेटा, 1 kg से, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से हम 2.5 यूनिट्स बनाते हैं, तो हमने बनाए हैं 1 लाख। तो मेरे को बताओ हमारे को कितने यूनिट्स चाहिए, रॉ मटेरियल के कितने केजी चाहिए, रॉ मटेरियल कितना केजी चाहिए, जवाब दो। 4,000 थोड़ा बहुत ही कम हो जाएगा बेटा। तो आपको नहीं लगता एक रॉ मटेरियल से 2.5 बनते हैं? एक रॉ मटेरियल से देख, एक रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट बनते हैं।
आपने टोटल 1 लाख यूनिट बनाया तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.5 ना, किया आपने वही। जो भी है 40,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, एडी मिल गया। एडी नहीं, 1 मिनट पूछना, कैलकुलेट द ईओक्यू, ये तो आप निकाल सकते हो ईओक्यू। एडी मिल गया आपको, एडी मिल गया। हैंडलिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हो, हैंडलिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? हैंडलिंग कॉस्ट 370, 370 प्लस फ्रेट। अच्छा हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक, ये दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट है। हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹3,70,000 प्लस फ्रेट, ये दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एंड इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट नीचे दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल इज 0.25 kg पर मंथ है। ये पर मंथ है तो आपको इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो कर तो 0.25 इंटू 12 कितना होता है? 3 रुपये वो, और ये देख 3 रुपये, और बाद में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 12 रुपये, तो 15 रुपये हो गई ना आपकी टोटल। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? 15 रुपये। ईओ क्यों निकाल सकते? समझो आराम से, मैं टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। एडवाइस हाउ फ्रिक्वेंटली द ऑर्डर शुड बी प्रोक्यूरमेंट बी प्लेस, कितने फ्रिक्वेंटली हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, पता है हम कर सकते हैं। एंड देन इफ द कंपनी प्रपोज टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस मतलब साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे आप? 4। what percentage of discount the in price of raw material should be negotiated? Assume that 360 days in a year। वो क्या बोल रहा है? अगर आप 4 ऑर्डर प्लेस करोगे, आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? सिर्फ 4, तो आपने कितना प्राइस नेगोशिएट करना चाहिए? अगेन आपको नहीं लगता नॉन ईओक्यू क्वांटिटी आप 4 पे निकालोगे, और 4 पे नॉन ईओक्यू क्वांटिटी निकालने के बाद वो नॉन ईओक्यू क्वांटिटी का डिफरेंस लेके आप क्या ले सकते हो? प्राइस कितना रहेगा, प्राइस कितना आएगा, उस पर हम ले सकते हैं। बट ये मैं बाद में बताता हूँ, ये मैं बाद में बताता हूँ, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। यहाँ तक क्या आप कर सकते हो क्या? ए और बी निकाल सकते हैं क्या आप फटाफट? ई ओ क्यू 43 का, अच्छा ये 43 होमवर्क था क्या? अच्छा उतना निकाल लिए, उतना निकाल लिया, मुझे नहीं पता था होमवर्क था करके। रुक जा, चल बोल एडी कितना है? एडी प्रॉब्लम नंबर 43, एडी कितना है? एडी कैसा निकाला आपने? 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख रॉ फाइनल यूनिट निकलने वाले, 1 यूनिट 2.5 रॉ मटेरियल, 2.5 यूनिट निकल जाते सिंगल रॉ मटेरियल से, कितना लगने वाला है? 40,000 kg। ये समझा ना मैंने कैसे किया हो? उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 370 प्लस 380 कितना होता है बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट? हाँ 750। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, रुक जा, इसको लिखने का तरीका रहेगा, कैसे लिखोगे इसको व्यवस्थित तरीके से लिखना है तो 0.25 इंटू 12, ये हो गया ना 0.25 इंटू 12 प्लस 12, कितना आ रहा है ये समझाएगा क्या हुआ? ठीक है, अब ईओ क्यू निकाल लो। ईओ क्यू कैसा निकालोगे? 2AB/C, 2 इंटू 40,000 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा ये फर्स्ट फर्स्ट आ गया। एडवाइज हाउ फ्रिक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्रूटमेंट बी प्लेस्ड, तो आपको नहीं लगता यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर रहे हो? बट उसने फ्रीक्वेंसी पूछा है कितने दिन में, फ्रीक्वेंसी इज दिन ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो आप निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिन में निकालना है आपको। तो कैसा करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेना, कितना होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या फॉर्मूला उसका? एडी डिवाइडेड बाई ईओ क्यू, कितना हो जाएगा? एडी है 40,000 डिवाइडेड बाई ईओ क्यू हो जाएगा 2,000। कर बेटा कितना होता है 40,000 डिवाइडेड बाई 2,000? 20,000 नहीं 20, सॉरी 20 ऑर्डर आपको प्लेस करना है, बराबर है।
अब मेरे को 20 ऑर्डर प्लेस करना है, साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करना है, बराबर है क्या? साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करना है, तो एवरी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसा लोगे? नहीं, मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, पीरियड अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। अब तेरे को पीरियड काय में चाहिए उस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में जो सेंसिबल लग रहा है पीरियड 360 डेज बोला हुआ है उसने, तो डेज में ले लो, 360 डिवाइडेड बाई 20 कर कितना है? 18 डेज के अंदर में नया ऑर्डर प्लेस करना है हमको। इन एवरी 18 डेज वी शुड प्लेस अ न्यू ऑर्डर, इन एवरी 18 डेज वी शुड प्लेस अ न्यू ऑर्डर। ये हम बचपन में कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को हमने बचपन में भर भर के सॉल्व किया हुआ भी है, याद है ना? भूल गए? मैंने बीच में एक डाल दिया कि भाई सामर पाठ मागे शपाट वाला केस तो नहीं है, आगे बढ़ गए तो पीछे का भूल गए, क्योंकि आपने 20 ऑर्डर तक निकाला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बट कुछ बच्चे जिन्होंने 18 डेज नहीं निकाल पाए, वो बोले 20 ऑर्डर तो आ गया। बेटा क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं पूछा था, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा था। यही होता है, हमको आता सब है, एग्जाम में पूछा क्या उतना नहीं लिख के आया तो नंबर देगा क्या आगे वाला? एक लाइन के नंबर काट दिया उसने, एक लाइन के 2 नंबर 3 नंबर काट देगा वो, जबकि इजी था, सिर्फ डिवाइड करना था। आपने तो बड़ा हाथी मारा है, ये पूछ की बात है। क्लियर है यहाँ तक? हाथी सर मारने की कहावत नहीं है, निकलने की कहावत है, ठीक है ना? डिस्ट्रक्टिव है अपन। चल अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, मैं बता लास्ट सी का क्या आंसर है? इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, हम क्वार्टरली शिफ्ट होना चाहते हैं। क्वार्टरली मतलब वी आर प्लेसिंग 20 ऑर्डर्स ईओक्यू के हिसाब से, साल के 20 ऑर्डर्स होने चाहिए, वो बोल रहा है साल के 4 ही ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है, उसकी भी सुन लेते। उसमें भी उसने हाथ इतना खुला छोड़ा है कि भाई डिस्काउंट पे आप नेगोशिएट कर लो, डिस्काउंट पे आप क्या कर लो बोल रहा है वो, नेगोशिएट। तो मेरे को बताओ मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मेरे एक सब सिंपल सवाल का जवाब देना। ईओक्यू की कॉस्ट एंड कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट दोनों सेम रही तो हम ऑप्शन ऑप्ट इन कर लेंगे ना? ईओक्यू की टोटल कॉस्ट एंड डिस्काउंट की टोटल कॉस्ट अगर सेम रही तो हम ऑप्ट इन कर सकते हैं ना, 4 क्वार्टर के बेसिस के, 4 ऑर्डर के बेसिस पे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिया हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट वैरी, दिया हुआ है क्या कहीं भी क्वेश्चन में? वैसे देखा जाए तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं है, कैरिंग कॉस्ट फ्लैट दिया हुआ है 0.25 और 12 रुपए, तो कैरिंग कॉस्ट वैरी होने का सवाल पैदा भी होता है क्या? कैरिंग कॉस्ट वैरी करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। ये बॉडी के अंदर गया क्या? ये बॉडी के अंदर गया, बोल हाँ या ना, पक्का श्योर, थम्सअप दे दे, समझाया तो थम्सअप दे दे यहाँ तक। अब याले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? याले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं पता, तो नॉन ईओक्यू का कॉलम बना भी दोगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमको नहीं पता, नॉन ईओक्यू का कॉलम बना दोगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं पता। अगर मैं डिस्काउंट का परसेंटेज एक्स मान लूँ या डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस करके परचेज प्राइस एक्स मान लूँ और सॉल्व कर दूँ तो हो सकता है कि इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना आपको। आपको क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशन। मतलब कैसा? चल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दे, सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं? अपना जो वर्किंग नोट बनता है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं मालूम अपने को, अपन डिस्काउंट उतना एक्सेप्ट कर लेंगे जितना तेरा 4 क्वार्टर के हिसाब से कॉस्ट होती है वो कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाए। 4 क्वार्टर के हिसाब से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होने वाली है अगर वो मेरी रिकवर हो जाए तो वो हमारा वो है। देख कैसा लेंगे हम, ईओक्यू को बेस बनाएंगे, किसको बेस्ड बना लेंगे हम? ईओक्यू और नॉन ईओक्यू, ये एक तरीका है। अभी मेरे नहीं कि आपको बताते बताते ना एक तरीका, एक शॉर्टकट दिमाग में आया है। पहले हम लंबे तरीके से चलते हैं, बाद में देखते वो शॉर्टकट लग सकता है क्या, बाद में देखते। पहले जो तरीका जो आपके मॉड्यूल में, आपके आरटीपी में या आपके सजेस्टेड में लिखा रहता है उससे चलते हैं। अब भी बोलते बोलते में भी एक शॉर्टकट मेरे दिमाग में है, बाद में बात करते हैं उस पर, ठीक है? चल देखते, पहले इससे निकाल ले क्या, कैसे लोगे इसमें? सबसे पहले एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड भूलना नहीं, फॉर्मेट वैसा ही है। एनुअल डिमांड कितना है बेटा? एनुअल डिमांड ऊपर निकाला ना 40,000, यहाँ भी 40,000 रहने वाला है। बी कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे पता है हमको, कॉस्ट पर यूनिट 80 है। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट पता है कि कॉस्ट पर यूनिट हमको अज्यूम करना पड़ेगा? मैं अज्यूम कर लूँ, एक्स अज्यूम कर लूँ, चलेगा? बॉडी में गया है यहाँ तक, ये जो है ये एक्स पर एक्स ले लिया, इसको हमने अज्यूम कर दिया। लेट लेट द सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट भी एक्स, यहाँ लिख लो, यहाँ लिखना है तो लेट सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट
आफ्टर डिस्काउंट बी एक्स। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल परचेज कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा? ए इंटू बी। ए इंटू बी कर तो 40,000 इंटू 80 कितना होता है? 32 लाख, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 40,000 एक्स बोलू चलेगा क्या? 40,000 एक्स बोलू चलेगा? किसी को ये आपत्ति है इससे? अच्छा डी। इसके बाद में आप क्या निकालते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हुए एक्चुअली क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बेटा बोल? नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ निकाला तूने, 20 ऑर्डर है और इसके 4 ऑर्डर है। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए तो आपको नहीं लगता आप ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेके आंसर निकाल सकते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना रहने वाला है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या? नहीं। 750 नहीं, 750 ये कितना है? हाँ 750 ही है। तो 750 ही है तो इससे तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया? ये 15,000 हो गया और ये हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। अगला कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए तेरे को? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसा निकालते थे अपन? एवरेज इन्वेंट्री के लिए निकालते थे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, एक काम कर, ऑर्डरिंग क्वांटिटी यहाँ निकाली नहीं हमने, यहाँ ऊपर ही निकाल ले क्या ऑर्डरिंग क्वांटिटी जहाँ निकालते थे हम जगह पे, ताकि गड़बड़ ना हो हमसे, सीक्वेंस खराब ना हो। ये ई यहाँ निकाल दो ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है बेटा? इसका तो ईओक्यू लेवल आपने निकाला है 200, नहीं 200 नहीं, 2000 यूनिट्स। और इसका कितना हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 40, कितना होने वाला है? 10,000। अच्छा ओ सॉरी, 4 ऑर्डर है ये। 40,000 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 10,000 ही आएगा, आंसर 10,000 ही आएगा, बराबर है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री कैसा निकाल लूँगे? सीधा सीधा कर दूँ क्या? ए ई डिवाइडेड बाई 2, 1000 यूनिट, और ये 20,000 यूनिट। बॉडी में क्या है तो थम्स अप दे दो। आए क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा पर यूनिट पर एनम के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15। इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला है क्या? अगर रहता तो फिर अपन एक्स का परसेंटेज लेते हैं। यहाँ क्या किया रहता? मैंने एक्स इंटू परसेंटेज किया रहता। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं है, अभी फिलहाल चेंज नहीं है। जो बोला था ना एक अज्यूम करना पड़ेगा आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि एक्स वैक्स मान के करना पड़ सकता है। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा बोल? टोटल कैरिंग कॉस्ट एच इंटू आई कर, कितना होता है एच इंटू आई? हाँ ये 15,000 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 75,000। ओहो एक मिनट सुन, एक गलती हुई हमसे, ये जो है ये 20 नहीं होगा, ये 5,000 होगा ना। 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000, 5,000 इंटू 15, 75,000 आ गया। ये सही है। अब सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे, ध्यान से सुनना बेटा। लिखना बंद करो अभी, आप जो लिख रहे हो 2 मिनट सुन लेते क्या? टोटल कॉस्ट क्या करोगे? सी प्लस जी प्लस जे। सी प्लस जी प्लस जे कर तो 3 20, 3 लाख 32 प्लस 15 प्लस 15 कितना होता है ये? 32 लाख, ठीक 30,000। अब ये कर 40,000 एक्स प्लस 3,000 प्लस 75। तो इसको मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 40,000 एक्स प्लस 78,000। 40,000 एक्स प्लस 78,000, ये समझा क्या? ये ईओक्यू लेवल है और ये नॉन ईओक्यू लेवल है। मतलब आफ्टर डिस्काउंट आपको अगर ये कॉस्ट आएंगी तो आप डिसीजन लोगे। अब आपको नहीं लगता मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, क्या बोला था? आप ये वाला ऑफर कब एक्सेप्ट कर लोगे? जब इसकी कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू ईओक्यू ना। आराम से बॉडी में ले, आराम से ये कंसेप्ट को बॉडी में ले, समझेगा। जब इसकी कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट प्राइस, इसकी कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट प्राइस, तब हम क्या कर लेंगे?
तो अब हम क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों उतना उतना डिस्काउंट। तो आपको नहीं लगता इससे मेरे को एक्स का प्राइस मिल सकता, इक्वेशन बन सकता है ना मेरा, ये इज इक्वल टू ये रहा, तो मैं डिस्काउंट जितना भी प्राइस आएगा वो प्राइस मेरे लिए एक्सेप्टेबल प्राइस रहेंगी। तो यहाँ पर फ्रॉम अबाउ आई कैन मेक एन इक्वेशन, फ्रॉम अबाउ वी कैन मेक, अच्छा एक मिनट, फ्रॉम अबाउ हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, एक बार ये स्टूडेंट नोट लिख दो, आप लोगों के समझने के लिए लिख दो यहाँ पे स्टूडेंट नोट। क्या है, बाद में याद नहीं रहेगा कि सर ऐसा क्यों किया आपने। स्टूडेंट नोट है, ये आपके समझने के लिए लिखवा रहा हूँ मैं। क्या लिखना है यहाँ पे, इफ द नॉन EOQ क्वांटिटी या नॉन EOQ कॉस्ट इक्वल्स टू योर EOQ कॉस्ट, यू कैन सिलेक्ट नॉन EOQ क्वांटिटी, नॉन EOQ ऑफर। देयरफॉर चल, तो फ्रॉम अबाउ लिखो यहाँ पे, फ्रॉम अबाउ यू कैन मेक, फ्रॉम अबाउ सेलिंग प्राइस के लिए अब आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस के लिए इक्वेशन विल बी, ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगा आपका, 32,30,000 इज इक्वल टू 40,000 एक्स प्लस 78,000। ये इक्वेशन क्यों और कैसे बनाए समझा क्या। अगर यहाँ पे दोनों प्राइस सेम रहेंगी तो हम क्या करेंगे, EOQ वाला या नॉन EOQ वाला कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करो, एक ही बात हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कर लो, कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू के इधर ला लो सब चीज़ें, यानी इक्वेशन मेरा ऐसा बनेगा क्या, 32,30,000, 32,30,000 माइनस 78,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू एक्स, आया ना। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जवाब दे। 78.8, एक्स आ गया 78.8। बट ये एक्स जो है ये हमारा डिस्काउंट आया कि सेलिंग प्राइस आया, देख हमारा एक्स जो ये आया है ना, एक्स 78.8 इज योर सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिख दूँ क्या, इज इक्वल टू ये, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू 78.8, कितना हो रहा है डिस्काउंट 1.2, एंड देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज कैसा लोगे, 1.2 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 ना, तो 1.5% का डिस्काउंट रहा, तो आप नेगोशिएट कर कर बोल सकते हो कि भाई वी आर गोइंग विथ द ऑप्शन। समझा क्या, 2 मिनट, 1 मिनट पहले ये समझा क्या, हाँ या ना, थम्स अप दो, यहाँ तक समझा है तो थम्स अप दो। ठीक है, अब एक जब ही नहीं, क्या मैं आपको बोल रहा था, बातों बातों में मेरे दिमाग में एक मेथड आ गई थी, वो बोलूँ क्या, वो ट्राई करेगा एक बार। अच्छा, आपको नहीं लगता क्या अल्टीमेटली EOQ नॉन EOQ में अल्टीमेटली जो खर्चा, आपको मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करूंगा तो मेरा जो खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में बढ़ेगा, अगर वो डिस्काउंट से रिकवर हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट से जो खर्चा बढ़ेगा अगर वो मेरा डिस्काउंट में रिकवर हो जाए, तो मैं नॉन EOQ के साथ जा सकता हूँ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल खर्चा बोल रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल खर्चा बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंटल खर्चा। ठीक है, समझा यहाँ तक क्या बोला मैंने। सिंपल लॉजिक है कि भाई जो खर्चा मेरा बढ़ रहा है, जो एसोसिएटेड कॉस्ट बढ़ रही है, अगर वो तू डिस्काउंट से कंपनसेट कर ले तो मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ। मेरी एसोसिएटेड कॉस्ट जो बढ़ रही है वो तेरे डिस्काउंट के ऑफर से कंपनसेट हो जाए तो मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये दोनों फिगर्स आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये 15,000, 3,000, 15,000 और 75,000, ये तो निकाल सकते हो ना आप लोग, वो मत निकालो, ये तो निकाल सकते हो। चल एक बार के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा समरी फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं। EOQ में तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल ले, कितना होता है ये 15,000। नॉन EOQ में तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 3,000 और 75,000, इसकी टोटल निकाल ले, टोटल कितनी आ रही है 78,000। अगर मैं ऐसा बात करूं कि भाई जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है मेरी, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट 48,000, अगर तू मेरा 48,000 रिकवर करके दे सकता है तो मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मेरे 48,000 रिकवर करके देगा तो तेरा ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आपको नहीं लगता आपको टोटल परचेस कॉस्ट पता रहेंगी 32 लाख,
तो अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला जो हमने इसके पहले लिखा था, डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही किया ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट डिवाइडेड बाय परचेस कॉस्ट इंटू 100, शायद इससे फॉर्मूले से आंसर निकल जाए। 48,000 डिवाइडेड बाय, आपके पास में अगर 32 लाख डायरेक्ट नहीं है तो आप 40,000 इंटू 80 भी लिख सकते हो ना। अरे यहाँ डायरेक्ट मेरे पास यूनिट्स है, उसकी कॉस्ट पता है तो मैं लिख सकता हूँ ना 40,000 इंटू 80 कितना होता है बोल, तो ये इंटू 100 कर तो। हाँ मैं बोला ना, एक शॉर्टकट आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया जो लग सकता है, ये भी तो यहाँ लग सकता है ना। इतना लंबा जाने से अच्छा, इतना बड़ा इक्वेशन इक्वेशन बनाने से अच्छा आप मेरे एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर कर दे, ये भी लिख सकते हो। ये वाला जो अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड का कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है कि इफ एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा एसोसिएटेड कॉस्ट, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, एक्स्ट्रा एसोसिएटेड कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय डिस्काउंट, वी कैन चूज नॉन ईओक्यू। समझा ना, ये वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है ना ये, कि अगर हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर डिस्काउंट से रिकवर हो गई तो हम नॉन ईओक्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो थोड़ा सा गलत है, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपने परचेस नॉन ईओक्यू को 80 लिख, तूने अल्टीमेटली 48,000 ही आया, तेरा तेरा डिफरेंस क्या आया 48,000, तो जबरदस्ती ऊपर 80 लेके नीचे वो वापस 80, तू 80 ईओक्यू में ऐड कर रहा है, 80 नॉन ईओक्यू में ऐड कर रहा है, फिर 80 80 माइनस कर रहा है तो कट ही जा रहा है, तो अल्टीमेटली यू हैव टेकन द डिफरेंस ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट ओनली, यू हैव टेकन द डिफरेंस ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट या रिलेवेंट कॉस्ट। तो ये बेटर है, वो थोड़ा सा नंबर दे देगा वैल्यू, चल जान दे बेवकूफ़ी में कर लिया लड़के ने, सही कर लिया, गलती से सही कर लिया करके, तो वहाँ नंबर दे देगा, बट ये ज़्यादा सही तरीका है इसका। ये तो 48 ही आया होगा ना तेरा डिफरेंस भी वहाँ पे। चलो क्या लिखना है बोलो आपको, दोनों लिख लेते एक बार, दोनों लिख लो, अल्टरनेट मेथड भी रहे आपके पास में। तो ये लिख लिया क्या फर्स्ट कैलकुलेशन आपने ए और बी का, ए और बी लिख लिया है, तो सी लिख लो फटाफट। फास्ट लिखो रे, है ना। ये हम बोल सकते हैं कि ये रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है। देखो हमारे हर टॉपिक पहले शुरुआत में मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेम टॉपिक में हम रिवर्स कैलकुलेशन भी कर रहे हैं कि आड़े टेढ़े कोई भी क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व कर सके। डन फर्स्ट पार्ट, ये लिख लो सेकंड पार्ट। हो गया, ये पूरा कंक्लूजन 1.5% आता है, डिस्काउंट रेट जो है 1.5% टू बी नेगोशिएटेड, कंक्लूजन लिख देना, वी शुड नेगोशिएट डिस्काउंट एट 1.5, एटलीस्ट 1.5% वर्ड वापरना, एटलीस्ट। नेगोशिएशन है, शुरू करना 5% से, फिर धीरे 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 उतारते हुए लाना।
हो गया है? ये हो गया होगा तो अल्टरनेट मेथड भी लिख लेना। हो जाए तो आवाज करो रे। बड़े आगे अब यहाँ से। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सिनारियो जिसके अंदर में हमने क्वेश्चन देखा। चल एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं आज, नया टाइप का, अलग तरीके से कुछ। फिर ये क्या है, डब्बा डुब्बा दे दिया एकदम पूरा, अभी तक पैराग्राफ पैराग्राफ है ना। आराम से कुत्ते, आराम से देखो क्या है। एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल। एक ऑफर मिला है आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का। क्या बोल रहा है वो, हम 1200 रुपये में दे देंगे अगर आप लेस देन 500 लेते हो तो, 1180 में दे देंगे अगर आप 500 से 1000 के बीच में लेते हो तो, 1160 तो ये तो ये तो ये। ऐसा एक बार हम देख चुके बट उसमें दो ही रेंज थी, 60 टू 90 एंड 90 अबाउ ऐसा था। यहाँ रेंज ज़्यादा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे। ईओक्यू वाला एक कॉलम, फिर नॉन, समझ रहे हो। अगर ईओक्यू के कॉलम की ज़रूरत होगी तो हमारा एग्जिस्टिंग कोई सिनारियो या ईओक्यू होगा कुछ तो वो, नहीं तो फिर इसमें से एक ऑफर सिलेक्ट करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज 5000 टन। आपको साल भर में 5000 टन लगते तो ऑफकोर्स आप पूरा ऑर्डर एक बार में भी प्लेस कर सकते हो। आप पूरा ऑर्डर एक बार में भी प्लेस कर सकते हो, तो भी अगर आप पूरा ऑर्डर एक बार में प्लेस करोगे तो आपको 1120 रुपये का माल मिलेगा। किश्तों में पुश करोगे तो ये अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर एनम। जो भी मटेरियल कॉस्ट रहने वाला है तो इट विल वैरी, मटेरियल कॉस्ट विल वैरी। तो आपको नहीं लगता आपका होल्डिंग कॉस्ट विल ऑल्सो वैरी। कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिक, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। ठीक है, अच्छा आगे। What will be the answer if there is no discount offered and the price per ton is 1500? प्राइस पर टन इज 1500, नो डिस्काउंट ऑफर। तो आपको नहीं लगता ये तो नॉर्मल ईओक्यू का क्वेश्चन हो गया, ये नॉर्मल ईओक्यू का कैलकुलेशन हो गया। हाँ या ना, समझा के क्या बोला मैंने, यस और नो। अब क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको रेंज दी हुई है, तो मैंने आपको क्या बोला था, रेंज दी हुई है तो हम क्या कर लेंगे, एक अजम्पशन ले लेंगे। रेंज दी रही तो हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन ले लेंगे। क्या साथ में ऑर्डर दिया है मतलब, बीच की कोई रेंज। अब देखो सुनो, अलग अलग रेंज एज्यूम करने का ऑप्शन है, बट अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक हिंट दिया था कि भाई टोटल क्वांटिटी जो इजीली डिविजिबल है वो रेंज एज्यूम करना। टोटल क्वांटिटी जो इजीली डिविजिबल है, तो आपको नहीं लगता 5000 को मैं इजीली, 5000 को मैं इजीली यहाँ पे 100 एज्यूम कर लूँ चलेगा, यहाँ पे 100 एज्यूम कर लूँ चलेगा। एक मिनट, पहला वाला हम 100 एज्यूम कर ले, फिर ये 500, ये 1000, ये 2000 और ये 3000 एज्यूम कर ले तो चल जाएगा क्या। लोअर साइड वाले अज्यूम कर लेते, आप एवरेज भी ले सकते हो, आप 750, 1500, 2500, 3500 ले सकते हो। मैं लोअर साइड में ले रहा हूँ, मैं लोअर साइड में ले रहा हूँ, चलेगा। बनाए, इसका चार्ट बनाए फटाफट, क्या होगा ईओक्यू लेवल तो, क्या बेटा, मालूम नहीं यार, मालूम नहीं यार क्या होगा एमसीक्यू में। एमसीक्यू में पूछ, कितने मार्क के क्वेश्चन पूछते तुमको एमसीक्यू में, एक ही मार्क का है कि 5 मार्क के भी क्वेश्चन है। अच्छा, यानी 8 मार्क का क्वेश्चन रहता है और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, वो यही बोल रहा है ना। बन गया फिर तो पूरा क्वेश्चन, पूछ लेगा ये पूरा क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 1A कि भाई कितना, कौन सा कंप्यूट, कौन सा लेवल लूँ, ऑप्शन दे देगा वो। तो हो गया, पूरा बनाना पड़ गया ना तेरे को, पूरा ही सॉल्व करना पड़ गया। क्या शॉर्टकट लगाओगे तो तेजस
10 ऑप्शन? हाँ, 4 ही रहते ना ऑप्शन, 4 ही रहते ना। तो आई होप दीप आपको तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मालूम है क्या इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों की? पूछ पूरा ही पेपर रही है, पूछ पूरा ही पेपर रही है। एमसीक्यू का पेपर चेक करना आसान रहता है। एमसीक्यू का पेपर चेक, आपको मालूम है क्या, जब वैल्यूअर भी पेपर चेक करता है तो ही लुक्स इनटू द कीवर्ड्स ओनली, कि भाई जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन चेक करना, जैसा बताया उसने, जीपी चेक कर ले सही है, अगर सही है तो पूरा आंसर सही है। नेट प्रॉफिट चेक कर ले सही है तो सही है, मतलब पूरा आंसर सही है। टोटल चेक कर ले सही है तो सही है, पूरा आंसर सही है। तो वही आंसर चेक करने के लिए उन लोगों ने बोला आप लोग टिक करो आंसर्स, और वो कंप्यूटर से चेक करेंगे। स्मार्ट स्मार्ट है आपकी इंस्टीट्यूट। चल आगे बढ़ते। प्रॉब्लम नंबर 44 कैसा करोगे? सबसे पहला अपने को स्टेप मार्किंग के मार्क मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर। बेटा आप समझो, यहाँ पे आपको ईओक्यू से कंपेयर करना है कि तीनों में से कोई एक, यानी सभी ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है? सभी ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है ना। तो आ जा, सबसे पहला डिफरेंट लेवल ऑर्डरिंग क्वांटिटी। मेरे को एक चीज़ बता, डिफरेंट लेवल जो है, डिफरेंट लेवल जो है यार, आदर इसको डिफरेंट लेवल बोलने की जगह अगर मैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी अज्यूम कर लूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या कर ले, अज्यूम। यार रेंज लिखना है तो रेंज लिख लो, क्या कर, ऊपर में हेड कैसे दूँ समझ में नहीं आ रहा। चल ऐसा दे देते, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, यहाँ लिख दूँ लेस देन 500, यही है ना, लेस देन 500 का हाँ सिंबल यही है ना, जीरो, ये लेस देन 500 हो गया। ये 500 से 1000 की रेंज के कैलकुलेशन यहाँ लिख देंगे, 1000 से 2000 के रेंज के कैलकुलेशन यहाँ लिख देंगे, 2000 से लेके 3000 के कैलकुलेशन यहाँ लिख देंगे, और 3000 के ऊपर के कैलकुलेशन हम यहाँ लिख देंगे। ऐसा ही होगा, आया ना, गया। अब बता इसके अंदर में सबसे पहले तेरे को क्या चाहिए रहता? सबसे पहले तेरे को चाहिए रहता एनुअल डिमांड। 3 चीज़ें लगती ना, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, सबकी टोटल मार ले तो तेरे को आपका डिसीजन मिल जाएगा। एनुअल डिमांड 5000 टन ही है, ठीक है। अब इसके अंदर में अपन ने 5000 टन का एनुअल डिमांड है। बी परचेस प्राइस पर यूनिट, परचेस प्राइस पर यूनिट कर दो, कितना होगा परचेस प्राइस पर यूनिट? 1200, 1180, 1160, 1140 यानी 1120। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा टोटल परचेस कॉस्ट? ए इंटू बी कर बेटा, कितना होता है? 5000 इंटू 1200, बेटा जल्दी जल्दी, 5000 इंटू 1200, ये हो गया 60 लैक्स, ठीक है। 5000 इंटू 59 लाख, 5000 58 लैक्स, हाँ, और 57, हाँ, और 56 गया बॉडी में। ये तो परचेस कॉस्ट हो गई। अब आपको क्या निकालना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या लगेगा? सबसे पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी लगेंगी, और ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम अज्यूम करने वाले, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को हम क्या करने वाले, अज्यूम। दिया नहीं है ना, रेंज है, ये अज्यूम करेंगे ना ऑर्डरिंग क्वांटिटी, बोल रहे ऑर्डरिंग क्वांटिटी अज्यूम करेंगे। जो मैंने आपको बताया कितनी कितनी मान लेना, 100, 500, 1000, 2000, 3000। 5000 ले ले, चल आखिरी वाला 5000 ले लिया। चल ले, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे लोगे आप? ए डिवाइडेड बाई डी कर, कितना होता है? 5000 डिवाइडेड बाय 100, 50, 5000 डिवाइडेड बाय 500, 10, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, 5, 5000 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 आएगा ये।
ए चले चले, इतनी कंजूसी मत कर, चल हट हट उम्र, हट नालायक। ढाई ले लो बोले, अरे रेंज सेम रख रहे, रेंज ज़्यादा मत बढ़ा, रेंज ज़्यादा मत बढ़ा, आंसर में फ़र्क पड़ जाता, थोड़ा पेशेंस रखना रे बाबा। एफ, चल अगला क्या हो जाएगा तेरा अगला? टोटल नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो अलग अलग होने वाली है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम ही रहने वाली है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट मारूँ ऐसा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मैं ऐसा कर दूँ तो चलेगा क्या? ई इंटू 1200। 1200 इतनी बार लिखना वाला बचा दिया मैंने। ई इंटू 1200 बोलूँ तो चलेगा क्या? शॉर्टकट हल्का सा, ई इंटू 1200 बोलूँ तो चलेगा? किसी को कोई आपत्ति? नहीं तो 1200 लिखो हर जगह, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन लिखो, चल जाएगा ना? शॉर्ट क्या किया, समझा क्या? चल कर, 50 इंटू 1200 कितना आता है? 60,000, ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 3,000, और ये हो जाएगा 1200, ठीक है जी। इसके बाद में अब कैरिंग कॉस्ट निकालना है। कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले तेरे को क्या चाहिए रहेगा? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज डी डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 50, 250, 500, 1000, 2,500। एच, एच में अब क्या निकालोगे आप? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बेटा ये चेंज होने वाला है, हर एक के लिए चेंज होगा, बिकॉज इट इज़ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इसको लिख दो क्या? बी इंटू 20%। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऊपर दिया हुआ है, उसका 20% निकाल फटाफट, कितना होता है बी इंटू 20%? कांस्टेंट फंक्शन वापर सकते हो यहाँ पे। 232, ठीक है। आई के अंदर में आ जाएगा आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट, जी इंटू एच। कर, 12,000। हम्म, हाँ अगला 28 या 28 ही है वो, हाँ 2,28,000। और लास्ट 5,60,000। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। लास्ट में अब हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसा निकालोगे? सी प्लस एफ प्लस आई। हाईलाइट कर दूँ? सी प्लस एफ प्लस आई कर, कितना हो रहा है? 60,72,000। हाँ अगला, हाँ हाँ, 15 एक बार वापस करिए। अरे बेटा 28 में 3 भी जोड़ेगा तो 31 तो वैसे ही हो गए ना। अगला लास्ट वाला कितना आ रहा? 61 लाख 60, कितना? 61 लाख। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑप्टिमम लेवल कौन सा है? नहीं, क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल कौन सी है आपकी? जो सबसे कम पड़ा होगा। सबसे सस्ता कहाँ पड़ रहा है? 60 महंगा है, 59 महंगा है एज़ कम्पेयर टू 59.22। ये 50, ये यहाँ से महंगा हो रहा है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल ये लग रहा मुझे। ये वाला मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल लग रहा ना? यानी रेंज कौन सा है? 1000 से लेके 2000 के बीच में। 1000 से लेके 2000 के बीच में आप ऑर्डर प्लेस कर लो, है ना?
तो आप लोगों को इकोनॉमिकल जाएगा, तो नीचे लिख लेना कंक्लूजन। द इकोनॉमिकल परचेज level is between 1000 and less than 2000 as the total cost is minimum। हो गया, पॉइंट नंबर ए का आंसर हो गया, ये ए का आंसर हो गया। यहाँ तक समझा क्या सभी को? दिखने में बड़ा है, हार्डली 12 में यानी हार्डली 7-8 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आ गया तो वी आर लकी, राइट? दिखने में अजीब दिखता। नेक्स्ट बी, अगला क्या पूछा हुआ है? सिर्फ इतना नहीं पूछा था, क्या पूछा था? व्हाट विल बी द आंसर इफ देयर इज नो डिस्काउंट ऑफर ऑफ द प्राइस देन द प्राइस पर टर्न इज 1500 रुपये। 1500 रुपये पे आपको ईओ क्यू निकालना है। क्या हो जाएगा? एडी निकाल ले। एडी कितना है? एडी 5000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1200। और कैरिंग कॉस्ट कितना है बेटा? 20% ना, तो 1500 का 20% कितना होता है? 1500 का 20% बोल बोल रे। तो क्या हो जाएगा आपका? ई ओ क्यू पूछ रहा है वो। ई ओ क्यू कैसे लोगे? 2AB डिवाइडेड बाय सी कर लो इसमें। 2 इंटू 5000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 300 अंडर रूट। क्या रहा है आंसर? 200 टन। बी का आंसर आ गया कि 200 टन का ऑर्डर प्लेस करेंगे हम। अलग क्वेश्चन है इसका, उस चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हो गया आंसर, हो गया। लिख लो इसको। दिखने में कैसा भूत अटपटा है बेटा ये? दीप, बन सकता ना ये सवाल? बड़े क्वेश्चन में भी यानी एमसीक्यू में भी आ सकता है ये सवाल। तो तू कहीं भी कंची नहीं मार सकता कि हमारा तो इतना ही चौड़ है। ले लिया, ये लिख लिया, ये चार्ट बना लिया, ये हो गया होगा। तो ये नीचे का आंसर तो लिख लिए होंगे। ईओ क्यू निकालने में क्या ही था वो? मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन था, 8 मार्क का बनाने के लिए जबरदस्ती ईओ क्यू डाला हुआ है उसमें। क्या 8 मार्क के लिए इतना आसान था? 2 मार्क का ये पूछ ले, ऐसा है वो। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। चल 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 चल। अब आपको नहीं लगता ये सेम वैसा ही दिख रहा है? सिमिलर टू दैट इन मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल। होमवर्क कॉपी पेस्ट है ये, ठीक है? होमवर्क है सेम। अगला सेम वैसा ही है। कंसिडर द फॉलोइंग, नहीं क्या, एक मिनट। एनुअल रिक्वायर इज दिस, द डिलीवरी कॉस्ट इज दिस, स्टॉक होल्डिंग इज 20%। कंसिडर द फॉलोइंग परचेज ऑप्शन। अब इसमें परचेज ऑप्शन हम अज्यूम करेंगे कि दिए हुए, हमने अज्यूम कर रहे थे यहाँ दिए हुए। होमवर्क ये क्यों दे देता? ताकि वैल्यूअर को चेक करने को आसान रहे। हर एक के आंसर नहीं तो अलग अलग आ रहे, हर एक के आंसर अलग अलग आ रहे नहीं ना। हमने कुछ अज्यूम किया, उसने कुछ अज्यूम किया, उसने कुछ अज्यूम किया, आपके दोस्त ने भलता ही अज्यूम किया, तो चेक करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये हो गया होमवर्क। 47 पढ़ो तो क्या है? अ कंपनी रिक्वायर्स टू कंप्यूट अल्फा फॉलोइंग particulars are collected, annual demand, carrying cost, the company had offers quantity of। अरे यार, अरे यार, मतलब यार यहाँ क्या पूछा हुआ है? एडवाइस वेदर द क्वांटिटी एंड डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। ये ऐसे सवाल पूछ के तो अब हंस रहा ना वो आप पे। ये नहीं आता क्या रे इसको? हाँ होमवर्क, होमवर्क। अगला ये क्या है? द पीसी कंपनी परचेज, क्या नाम दिया है? पीसी। एक मिनट रुक, कहाँ तक? पीसी कंपनी परचेज, क्या खरीदा भाई साहब ने? PC company purchases a specialized item and the quantity to be purchased is this much and this ordering cost, हाँ normal। lead days दिया हुआ है 20 and the safety stock is nil, assuming that working कैलकुलेट ये कि रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन बहुत देरों बाद आया है। होमवर्क, हाँ होमवर्क, होमवर्क। ये डिस्काउंट विस्काउंट दिया हुआ है, ये हंस नहीं रहा, ये बहुत दिनों बाद आया है, भूल गए होंगे हम, बहुत दिनों बाद आया है। ठीक है, बीच में ऐसा एक आधा
सामोर पाठ मागे शपाट झापड़ कर सॉल्व, ऐसा ऐसा रहता है वो। ये क्या है, परचेज कंपोनेंट 200 है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है, एनुअल कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर ऑर्डर वगैरह दिया हुआ है, हैज़ बिन डिस्काउंट ऑफ दिस 2000 कंपोनेंट कंप्यूट एडवाइज वेदर द डिस्काउंट टू बी ऑफर एंड व्हाट वुड बी द एडवाइज इट डिफर इफ 5% डिस्काउंट इन अ सिंगल ऑर्डर होमवर्क। तो आपको नहीं लगता है यहाँ दो ऑप्शन रहेंगे, एक ईओक्यू नॉन ईओक्यू में दो ऑप्शन है, एक 2% और एक 5%। होमवर्क चलेगा? नहीं, नई दुनिया में लेके आ गया मैं आपको, ध्यान दो। नई दुनिया पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 72,000 रिम्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर, देता है एनुअल कॉस्ट ऑफ 30 रिम, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, नॉर्मल लीड टाइम भी दिया हुआ है, एंड सेफ्टी स्टॉक इज नील, अज्यूम 3। हाँ, अब भी गया सामोर पार्ट मागे शपाट वाला क्वेश्चन है ये, दो होमवर्क। मैंने क्या लाइन से क्वेश्चन नहीं रखे, अकाउंट्स में क्वेश्चन में मैं लाइन से रखता हूँ, कॉस्टिंग में क्वेश्चन जंप करते हैं, ठीक है, तो भी बहुत हद तक के लाइन से है, फिर भी जंप कर रहा हूँ मैं, ताकि पुराने क्वेश्चंस का भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होते रहे, रिवाइज होते रहे, नहीं तो क्या होता है बच्चे भूल जाते। चलिए आज यहीं रुकते हैं, बस इतना ही 51 वाला थोड़ा अलग है, मैं बताऊंगा बाद में आपको। 51 वाला करके देखना, जम गया तो अच्छा है, बट इतना काफ़ी है, 6 क्वेश्चन काफ़ी है, कल डिस्कस करने को भी टाइम बचना चाहिए हमारे पास में। 6 हो गए ना, कितने क्वेश्चन हो गए? 50, 51, 6 क्वेश्चन काफ़ी है, इतने क्वेश्चन काफ़ी है। घर पे जाओ करो, कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है सब्जेक्ट में? कॉन्फिडेंस आ रहा है, तोड़ के आना एकदम सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ यू कैन प्रिपेयर दिस, अब लगता है ना एग्जाम्शन के लिए रेडी कर सकते हैं। एग्जाम्शन ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, और ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है मटेरियल का। कौन सा वाला? ये वाला, ये जो अभी आपने इतने हल्के में निपटाया, टेबल वेबल बना के, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है मटेरियल का, ये बच्चों को नहीं जमता, आपको जम रहा है, पढ़ाया किसने, ठीक है। चलो आज यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू विद टुमारो विद न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर्स। तब तक ले बाय बाय, सी यू, टेक केयर।